हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पोर्टफोलियो रिवीजन के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस बाय ऑथर्स एंड नीड्स। एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं और वो है कंस्ट्रेंट्स इन पोर्टफोलियो रिवीजन। सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन, that is constraints. So there are basically 4 constraints that is given below. Portfolio revision means changing the mix of debt and equity in the portfolio. But provision may sometimes contains constants. So they are discussed as below. So guys, हमारा सबसे पहला constraint आता है statutory compliance. Compliance मतलब complete करना and statutory related to law. So statutory compliance refers to adhering to law regulations एंड लीगल ऑब्लिगेशंस जो कि रेगुलेटरी बॉडी सेट करती हैं जब उन्हें मैनेज और करना और रिवाइज करना होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। इसमें एग्जांपल आती है टैक्स लॉज, सर्टेन कैपिटल गेन्स होते हैं जो भी में भी टैक्स हो सकते हैं अगर पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली उस वजह से रिवाइज हुआ हो तो। टैक्स लॉस को भी हार्वेस्ट स्ट्रेटजीज, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज मस्ट कंप्लाई विद लीगल टैक्स। और जो स्ट्रेटजीज होती हैं कि जैसे हमें टैक्स ना देना पड़े, है ना, उसे भी लीगल रिक्वायरमेंट से पूरा करना होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलेटरी लिमिट्स। जो सेबी और सेक है ना, सेबी इंडिया का और सेक यूएसए का, वो जो रेगुलेशंस होती हैं वो सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जो सख्त बना सकती हैं और उन्हें कुछ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है। म्यूचुअल फंड्स मस्ट फॉलो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय रेगुलेटरी बॉडी। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उन्हें उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हमारा रेगुलेशंस होती हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। थर्ड एग्जांपल आ सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स। सो गाइस, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही एग्जांपल्स लेनी है। जो स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स आता है ना पोर्टफोलियो रिवीजन के कॉन्स्टेंट, इसमें कई तरह के एग्जांपल्स आते हैं। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप बुक की किसी भी ऑथर की बुक की हेल्प ले सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स, देयर आर लिमिट्स ऑन हाउ मच एन इंडियन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अब्रॉड। अब लिमिट्स है कि कितने जो इंडियंस है ना, इंडियन इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्ट करें अब्रॉड में, आरबीआई एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स मस्ट कंप्लाई विद लोकल इन्वेस्टमेंट कैप्स। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें भी लोकल इन्वेस्टमेंट कैप्स के द्वारा कैपिटल गेन्स जो के टैक्स लगते हैं उन्हें फाइल करनी पड़ती है, उन्हें भी वो करना पड़ता है, कंप्लीट करनी पड़ती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिटायरमेंट और प्रोविजन फंड रूल्स, फंड लाइक EPFO, Employee Provident Fund or NPS have strict rules on asset allocations. Investment is risky in risky assets may be restricted. अब जो risky asset में इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगला हमारा कॉन्स्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सिंपली रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ मूविंग फिजिकल एसेट्स, real estate documents, or even physical from one location to another. Guys, I don't think I need to explain, but still I will explain कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना, वो मूविंग फिजिकल एसेट्स पर लगती है, जैसे कमोडिटीज हो गया, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स हो गया, और इवन फिजिकल गोल्ड, है ना। जब वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाना पड़ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। पोर्टफोलियो टू अनदर ड्यूरिंग अ पोर्टफोलियो रिफ्रेशिंग और रीबैलेंसिंग। इट मे ऑल्सो इंक्लूड ट्रांजेक्शनल एंड लीगल एक्सपेंसेस। जो लीगली चार्ज होती है ना, वो टॉल हो सकती हैं जब पे किए होते हैं रास्ते में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगती है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो पे किए होते हैं। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग स्विचिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस जियोग्राफिक्स और मार्केट्स। अब इसमें आते हैं एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन पोर्टफोलियो रिवीजन। सबसे पहले एग्जांपल आती है फिजिकल एसेट मूवमेंट। जब भी कोई फिजिकल एसेट मूव होता है, अगर जो इन्वेस्टर्स है वो कम्युनिटी होल्ड कर रहा है, कोई प्रीशियस मेटल्स है, कोई गोल्ड है, कोई आर्टवर्क है, ट्रांसपोर्टिंग अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, उसमें क्या है, कॉस्ट लगती है। शिफ्टिंग बिटवीन मार्केट्स, स्विचिंग फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल में इन्वॉल्व करेंसी कन्वर्सेशन फीस, राइट। अब अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, जो करेंसी जो चेंज की जो कॉस्ट लगती है वो भी इन्वॉल्व आएगी इसमें, है ना। और ट्रांसफर चार्जेस एंड ब्रोकरेज। अब ट्रांसफर चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, उसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी लगते हैं, क्योंकि कभी कभार उन्होंने इंटरमीडिएरीज हायर किए होते हैं, और टैक्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बढ़ता है वो अलग। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज। जब भी हम बाय और सेल करते हैं प्रॉपर्टी एसेट्स को, उसमें कॉस्ट लगती है, लाइक उसके डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट, है ना, रजिस्ट्रेशन होगी, लीगल क्यूरिंग होगी, और ये सब उसमें फैक्टराइज होते हैं।
वाई इट इज अ कॉन्स्टेंट. अब ये कॉन्स्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस द नेट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन. अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना, वो पोर्टफोलियो रिवीजन की नेट रिवीजन को रिड्यूस करती है. उसमें जो कॉस्ट लगती है, इफ द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग और कन्वर्टिंग एसेट इज हाई, अगर जो हमारी शिफ्टिंग और कन्वर्टिंग एसेट की जो कॉस्ट है अगर वो हाई है, तो इट मे डिस्करेज फ्रीक्वेंट रिवीजन्स और लिमिट एसेट मोबिलिटी. तो ये डिस्करेज करती है फ्रीक्वेंट जो रिवीजन चलती है. फ्रीक्वेंट मतलब कि एक टाइम पर, किसी एक टाइम पर किसी दूसरे टाइम पर जो रिवीजन होती है उसे डिस्करेज करेगी और उसे लिमिट करेगी एसेट मोबिलिटी को. अब जो इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी भी इससे इफेक्ट होगी. और नेक्स्ट आता है इंट्रेंसिक डिफिकल्टी, रेफर्स टू प्रैक्टिकल चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी इन मेकिंग पोर्टफोलियो चेंजेस. इंट्रेंसिक डिफिकल्टीज जैसे कि प्रैक्टिकल चेंजेस आते हैं, है ना, और कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं किसी भी पोर्टफोलियो चेंजेस में को मेक करने के लिए. इसमें इंक्लूड आता है मार्केट वोलेटिलिटी, डिफिकल्ट टू डिसाइड, राइट टाइम टू डिसाइड, है ना, कि डिफिकल्ट होता है डिसाइड करने और राइट टाइम भी नहीं होता कभी कभार हमारे पास डिसाइड करने के लिए. लैक ऑफ लिक्विडिटी, कुछ ऐसे जो होते हैं जिन्हें सेल करना हार्ड हो जाता है. इमोशनल बायसेस, इन्वेस्टर्स में एक सेकेंड. अब गाइज आप लैक ऑफ लिक्विडिटी, अब आप कमेंट करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं, विच एसेट्स आर हार्ड टू कन्वर्ट इनटू कैश. ओके, आप ताकि आप उसे एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकें. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल बायसेस. इन्वेस्टर्स में अटैच टू सर्टेन स्टॉक्स. अब इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी भी सर्टेन स्टॉक्स के भी अटैच कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स डिसीजन रिक्वायर फॉरकास्टिंग एनालिसिस एंड रिस्क वैल्यूएशन. अब गाइस जो मिडनाइट का दुकान में रातों रात तो काम नहीं होता, आपको फोरकास्ट करनी पड़ती है और उसके लिए एनालिसिस चाहिए होते हैं, रिस्क वैल्यूएशन करना होता है. सो जो डिसीजन होते हैं ना इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, एन इन्वेस्टर मे नो अ स्टॉक शुड बी सोल्ड. इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि जिसका जो स्टॉक है वो सोल्ड होना चाहिए, बट ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल मार्केट बिहेवियर और टैक्स ऑफ लॉस दे मे डिलेड रिवीजन. अब मार्केट जो अनप्रिडिक्टेबल है ना, मार्केट बिहेवियर हो गया, उसके लॉस हो गए, सो वो जो अपना जो रिवीजन का डिसीजन है ना वो डिले कर सकते हैं. हमारा लास्ट वन है वो है टैक्सेस. टैक्सेस सिंपली रेफर्स टू फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट और कैपिटल गेन्स. जो भी हमें कैपिटल गेन्स होता है उस पर जितने भी फाइनेंशियल चार्जेस उसे टैक्स करना. जैसे कि डिविडेंड्स आ गए हैं और अदर इन्वेस्टमेंट इन जोन इनकम होगी. इन पोर्टफोलियो रिवीजन टैक्सेस बिकम अ कैपिटल कांस्टेंट. अब जो पोर्टफोलियो रिवीजन होती है ना वो टैक्सेस की कैपिटल कांस्टेंट बन जाता है इनके लिए, क्योंकि एवरी रिवीजन में लीड टू टैक्सेबल इवेंट्स. क्योंकि जो भी रिवीजन होती है ना वो टैक्सेबल इवेंट्स के साथ लीड कर सकती है. अब टाइप्स आते हैं, सबसे पहला तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. हमारा कैपिटल गेन में नेक्स्ट हमारा आता है डिविडेंड टैक्स. इन सम कंट्री डिविडेंड जो की है, डिविडेंड जब हमें रिसीव होता है उस पर टैक्स लगता है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर. सॉरी. नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि एवरी बाय और सेल ट्रांजैक्शन पर लीड करता है इन स्टॉक मार्केट. आपने डायरेक्ट टैक्स में लॉ में पढ़ा हो लास्ट सेमेस्टर. वेल्थ टैक्स इन सम कंट्रीज ऑन टोटल नेटवर्थ इंक्लूडिंग एसेट. जितने भी टोटल खाती है ना उस पर करना, ये कुछ कंट्रीज में लगता है. अब हमारा अगला टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो रिवीजन स्ट्रेटजीज, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 3 आने वाला है. सो गाइस, शेयर विद योर फ्रेंड्स. इफ यू लाइक द नोट्स देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट ऑफ देम एंड कमेंट डाउन द क्वेश्चंस आई आस्क यू. जो किन किन तरह की जो एसेट्स हैं जो बहुत लेस लिक्विड होती है, जिनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. So thank you and have a nice day. Don't forget to share with your friends and don't forget to subscribe my channel for the latest videos. Thank you.